हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 यानी कि पेपर 1 के पीवाईक्यू क्वेश्चंस कवर कर रहे थे, वो भी चैप्टर वाइज दोस्तों। तो दोस्तों चैप्टर वाइज करने का ये फ़ायदा है कि हमारे सारे चैप्टर भी एक एक करके कवर हो रहे हैं और उनके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स हैं वो सारे हमारे कवर होते जा रहे हैं। प्लस हम लोग जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक से, तो वो टॉपिक वाइज एनालाइज भी करते जा रहे हैं कि कौन सा टॉपिक से कैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कैसे कम, कौन से टॉपिक हमारे कम टाइम में तैयार हो जाएंगे, कौन से टॉपिक्स को हमें ज़्यादा टाइम देना है या ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, और लास्ट मोमेंट पे हमें कौन से टॉपिक्स को अगर हम कम भी पढ़ें तो हम उतने मार्क्स अर्न कर लेंगे। और दोस्तों ज़्यादातर कई बच्चों ने ये पूछा है कि मैम आपकी कौन सी बुक्स लेकर आ रही हैं, तो दोस्तों थंबनेल में मैं बुक का जो पहला कवर है वही दिखाती हूँ। जैसे कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है, लेकिन दोस्तों ये एक बुक नहीं है, इसके 2 वॉल्यूम हैं। ये पहला वॉल्यूम हम लोग कवर कर रहे हैं, इसके बाद एक बुक और है वॉल्यूम 2, उसमें आधा आधा हमारा सिलेबस है जो दूसरी बुक में कवर है और आधा सिलेबस ये पहली बुक में कवर है। तो अगर आप लोग बुक्स लेने की भी आप लोगों को बुक्स लेनी भी हैं तो ये दोनों बुक्स को ध्यान में रख के लीजिए, वरना दोस्तों इसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सारे वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों मैं दोनों बुक्स अच्छे से कवर कराऊंगी दोस्तों, और मैं स्क्रीन पे पूरी बुक दिखाती हूँ दोस्तों, और साथ ही उसकी जो व्याख्या है क्वेश्चन की वो भी पूरी पढ़ के सुनाती हूँ, ताकि आप लोगों की जितने भी की पॉइंट्स हैं या जितने भी डाउट्स हैं उस क्वेश्चंस को लेके वो कम हो जाएं दोस्तों। तो चलिए हम लोग अभी कितना कर चुके हैं, कितना करने वाले हैं, एक बार नज़र डाल के फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो इसका पहला चैप्टर है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। ये देखिए आप लोग, इसको भागों में डिवाइड किया गया है, उसके बाद उसको उन भागों को उपभागों में डिवाइड किया हुआ है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोग एक एक देख लीजिए। इसके सारे पीवाईक्यू हम लोग कवर कर चुके हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों इसका जो दूसरा चैप्टर है कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि इससे एक पैसेज दिया जाता है और 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये डिफ़िकल्ट नहीं होता है, अगर आप लोग 1-2 पैसेज की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले रखा है, और जो मैथ और रीजनिंग का टॉपिक है दोस्तों, ये वीडियो में ऐसे समझा पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए मैंने जितने भी थ्योरिकल टॉपिक्स हैं उनको पहले कवर करने के लिए रखा हुआ है। तो अभी हम लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद दोस्तों जो सेकंड टॉपिक चल रहा है वो इन्वायरमेंट चल रहा है, यानी कि इन्वायरमेंट से जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक्स हैं अभी तक जिससे क्वेश्चन आए हैं वो सारे हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, विकास और पर्यावरण और प्रदूषण और ठोस बायोमेडिकल जोखिमपूर्ण, मतलब जितने भी अपशिष्ट हैं, और पवन जल भूताप, और ये सारी, और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं और सम्मेलन हुए हैं, प्रोटोकॉल हुए हैं, वो सब हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। और पर्यावरण से रिलेटेड दिन, दिवस, सम्मेलन, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, एक-एक करके। तो दोस्तों जो भी लोग अभी तक ये पहली वीडियो देख रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो ए टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो चुका है। आज हम लोग इसका जो सेकंड टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का क्षरण करने वाला पदार्थ है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ओजोन क्षरण ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी की ओजोन परत का धीरे धीरे पतले होने से है, जिसका प्रमुख कारण औद्योगिक कल कारखाने तथा संसाधनों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों की अधिकता के कारण है। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा ध्रुवीय क्षेत्रों पर पड़ता है। मिथाइल क्लोराइड उन पदार्थों में से एक है। तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मिथाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रदूषकों का आवासीय क्षेत्रों में 24 घंटे के आधार पर निकाले गए औसत हेतु निर्धारित सीमाओं का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इसमें 4 क्रम दिए गए हैं। पहला ए है PM 2.5, बी है PM 10, सी है SOX और डी है PV।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, PM10, देन SOx, फिर PM2.5, उसके बाद PB। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव कल्याण के संदर्भ में सापेक्षिक रूप से कम जोखिम वाली समस्या के रूप में समझा जाता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, रेडियोधर्मी नाभिकीय कण। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रेडियोधर्मी नाभिकीय कण को मानव कल्याण के संदर्भ में सापेक्षिक रूप से कम जोखिम वाली समस्या के रूप में समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों, हमें बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो इसका पहला कथन है, विषैले रसायन बहुधा अंगों व अंग प्रणाली को हानि पहुंचाते हैं। और कथन दूसरा है, हेपेटोटॉक्सिन वह रसायन है जो गुर्दों को क्षति पहुंचा सकता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन पहला सही है किंतु कथन दूसरा इसका गलत है। तो दोस्तों इसकी जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। विषैले रसायन बहुधा अंगों व अंग प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं तथा हेपेटोटॉक्सिन वह रसायन है जो गुर्दों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर के मानव विकास के जैविक मॉडल के अनुसार सूक्ष्म प्रणाली निम्न संगठित करती है। तो ए है निकटतम परिवार, बी विचार पद्धति, सी आस्था, डी रीति रिवाज, और ई है प्रतिवेश। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केवल ए, बी और ई। यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर के मानव विकास के जैविक मॉडल के अनुसार निकटतम परिवार, विचार पद्धति एवं प्रतिवेश मानव विकास को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। वातावरणीय कारक मानव जीवन के जैविक मॉडल पर बाह्य रूपी संवेदना एकत्रित करने में सहायक होते हैं। अतः इनके इस जैविक मॉडल के सूक्ष्म प्रणाली में निकटतम परिवार, विचार पद्धति एवं प्रतिवेश को प्रमुख संगठक के रूप में स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषताएं पर्यावरण के भौतिक पक्षों से अधिक उनके नकारात्मक सामाजिक पक्ष में संकेतक हैं? तो दोस्तों इसका ए दिया गया है, मलिन बस्तियों के वास स्थान। नंबर 2 है इसका, समूहों के संघर्ष और झड़पें। अगला है, समूहों में कुंठा और व्यग्रता प्रकट होती है। और नंबर 4 है इसका, समूह व्यवहार में आक्रामकता और खतरे स्पष्ट होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल दूसरा और चौथा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पर्यावरण के भौतिक पक्षों से अधिक उनके नकारात्मक सामाजिक पक्ष में संकेतक है। ऐसे तथ्य अधोलिखित हैं। नंबर 1 है समूहों का संघर्ष एवं झड़पें। नंबर 2 है समूह व्यवहार में आक्रामकता एवं खतरे स्पष्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन क्षय की वैश्विक पर्यावरणीय समस्या किसके उत्सर्जन के कारण है? तो ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन, सी है मीथेन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है ओजोन क्षय की वैश्विक पर्यावरणीय समस्या किसके उत्सर्जन के कारण है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन। चलिए इसका सही, हाँ इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या भी एक बार देख लेते हैं। ओजोन क्षय की वैश्विक पर्यावरणीय समस्या क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्सर्जन के कारण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ रूप से वैश्वीकरण हेतु संवर्धित किया जा रहा है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुसांस्कृतिक मूल्य। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों, पहला अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है। तो सबसे पहले अभिकथन देख लेते हैं। अभिकथन है, मानवता और प्रकृति की अन्योन्य ने उच्च स्तरीय और विविधतापूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को और भी ज़्यादा खराब वातावरण में परिवर्तित कर दिया है। और इसका कारण है, धरती के वातावरण में हो रहे अनेक परिवर्तन अपरिवर्तनीय है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन प्रदूषकों का प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है? तो इसमें ए है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी है कणाकार पदार्थ, सी ओजोन, डी मीथेन और ई है नाइट्रस ऑक्साइड। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी और सी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कणाकार पदार्थ यानी कि PM2.5 और ओजोन
ओजोन का दोस्तों फॉर्मूला है O3। प्रदूषकों का प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है। कणाकार पदार्थ का उपयोग सांस लेने योग्य कणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया आदि के बने होते हैं। ओजोन का निर्माण वाहनों और उद्योग द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के साथ अभिक्रिया से बनती है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की पर्यावरणीय कार्य योजना के संदर्भ में NMSHE निम्नलिखित में से किसका संक्षेपाक्षर है? तो दोस्तों बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। NMSHE का पूरा नाम नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम है और यह NAPCC का एक लक्ष्य है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के मिशन अधोलिखित हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। अगला क्वेश्चन है, स्थलीय वातावरण में कार्बन के निम्नलिखित भंडारों के प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम चिन्हित कीजिए। तो नंबर 1 है पौधे, नंबर 2 है पास या पीठ, और नंबर 3 है मृदा के कार्बनिक पदार्थ, और नंबर 4 है जीवाश्म ईंधन। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। दोस्तों इसका जो बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम है वो है पीठ, पौधे, मृदा की कार्बनिक पदार्थ और जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों। पहला कथन है, भारत के प्रमुख नदियों के लंबे खंडों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे BOD भी बोलते हैं, का मान बहुत कम होता है। और कथन दूसरा है, नदियों के उग्र और तेज प्रवाह के कारण वायु के विसरण से उनके जल में ऑक्सीजन मिल जाता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी है। इसमें पहला कथन सही नहीं है किंतु दूसरा कथन इसका सही है। भारत के प्रमुख नदियों के खंडों की संख्या ज़्यादा है जहां जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का मान बहुत कम है, ना कि उन खंडों की लंबाई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रदूषित नदी खंडों की संख्या बढ़कर 351 हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, सोलर वाटर स्टिल एक उपकरण है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा पेय जल का उत्पादन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों। पहला अभिकथन है, दूसरा उसका तर्क है। तो अभिकथन क्या है ये देख लेते हैं। दशकों से लेकर 100 वर्षों के अलग अलग समयांतरालों में ग्रीन हाउस गैस के अणु की वैश्विक ताप में वृद्धि करने की क्षमता में काफ़ी अंतर हो सकता है। और इसका तर्क दिया गया है, कुछ ग्रीन हाउस गैसों का जीवन काल कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम होता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। दशकों से लेकर 100 वर्षों के अलग अलग समयांतरालों में ग्रीन हाउस गैस के अणु की वैश्विक ताप में वृद्धि करने की क्षमता में काफ़ी अंतर हो सकता है, क्योंकि कुछ ग्रीन हाउस गैसों का जीवन काल कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम होता है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में औसत जीवन काल CO2 के जीवन काल को एक मान में नहीं दर्शाया जा सकता है, क्योंकि यह गैस नष्ट नहीं होती है या पर्यावरण में हजारों सालों तक रहती है। और जो मीथेन है दोस्तों वो 12.4 साल तक, और नाइट्रस ऑक्साइड 121 साल तक, और फ्लोरीकृत गैस से सप्ताह से लेकर हजारों सालों तक के लिए। अगला क्वेश्चन, नीचे कुछ धातुओं के नाम दिए गए हैं जिन्हें अनेक प्रकार के मानव जनित स्रोतों से पर्यावरण में उत्सर्जित किया जाता है। उन धातुओं की पहचान कीजिए जो जलाशयों के प्रदूषण के दृष्टिकोण से काफ़ी गंभीर चिंता का विषय रहे हैं। तो नंबर 1 है एल्यूमिनियम, नंबर 2 है तांबा, नंबर 3 है मर्क्यूरी या पारा, नंबर 4 है कैडमियम, और नंबर 5 है सीसा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 3, 4, 5। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जलाशयों के प्रदूषण के दृष्टिकोण से पारा, कैडमियम और सीसा काफ़ी गंभीर चिंता का विषय है। ये धातुएं अनेक प्रकार के मानव जनित स्रोतों से पर्यावरण में उत्सर्जित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव
महासागरों की जलीय वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के निम्नलिखित प्रति एकक द्रव्यमान में कार्बन मात्रा के सही घटते क्रम की पहचान कीजिए। तो ए है तलछट या सेंडिमेंट्स, और बी है जीव जंतु, सी है घुले हुए जैविक पदार्थ, और डी है घुले हुए अजैविक पदार्थ। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए डी सी बी। तलछट यानी कि सेडिमेंट्स, घुले हुए अजैविक पदार्थ, घुले हुए जैविक पदार्थ और जीव जंतु। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए दोस्तों।